शिगुफा बड़ा बड़ा छेड़ना है। और मैं आपसे कुछ बातें कहने आया हूं। मैं जब यहां आया हूं तो दो ऐसी जगहों से होकर के आ रहा हूं जहां विध्वंस दिखाई दे रहा है। मैं जोशीमठ में आपदा आने के 15 दिनों तक लगातार वहां प्रशासन का बचाव अभियान देख करके आ रहा हूं। और मैं गैरसैंण में दिवाली खाल के उस मोर्चे से भी आ रहा हूं जहां पर जम करके लाठियां चली और लाठियां खा करके आपके बीच में आ रहा हूं। और मैं इसलिए भी ये बात कहना चाहता हूं, ये कोई बहुत इसका प्रचार प्रसार करने की बात नहीं है कि लाठियां खा करके मैं यहाँ आपके बीच में आया, लेकिन मुझे लगता है यहाँ जैसे करके बातें कही गई, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं। वो गलतफहमियां दूर की जानी चाहिए, उन गलतफहमियों को किनारे किया जाना चाहिए। और बात वहीं से मैं शुरू करना चाहता हूं। आपके जिन सवालों को लेकर के आप लड़ रहे हैं, जो आपका पानी का सवाल और उस पानी पर जो बिजली बनाने की परियोजनाएं हैं, तो हमने 7 फरवरी को देखा जोशीमठ में एक भयानक आपदा आई, एक भयानक विपदा आई और कोई बारिश नहीं थी, कोई बरसात का मौसम नहीं था, एकदम सूखा था 7 फरवरी के दिन। और ऊपर से पानी आया, पानी आता रहता है। उस इलाके में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां बहुतेरे समय पर नदी में पानी बढ़ता है, आता है, चला जाता है। लेकिन ये जो विनाश हमारे सीने पर आया, ये जो विनाश लोगों ने झेला, जिसमें सरकारी आंकड़े के हिसाब से 204 लोग लापता हैं। और आप देखिए कि हमारी सरकारें कितनी सक्षम सरकारें हैं कि 1 महीना पूरा होने को आ गया, 25 दिन से ऊपर हो गए और एक सुरंग के भीतर नहीं घुस सके हैं। दुनिया में विश्व गुरु होने वाले हैं हम, महाशक्ति है हम, टक्कर है हमारी दुनिया की महाशक्तियों से। और एक सुरंग के अंदर से मलबा साफ नहीं होता, हमारी सरकारों से उनके बस का नहीं है एक सुरंग के भीतर से वो मलबा साफ कर सके। तो मैं ये बात आपके संदर्भ में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये संकट वहां भी है, ये पानी का सवाल वहां भी है। वहां लोग 2003-04 से जो तपोवन विष्णुगार परियोजना है, जिसकी सुरंग खोदी जा रही थी, उसके खिलाफ 2003-04 से लड़ रहे थे। ये पानी का सवाल उठा रहे थे कि पानी का संकट पैदा होगा। वहां एक और परियोजना है जयप्रकाश कंपनी की विष्णुप्रयाग परियोजना। वो परियोजना लोगों के लिए पानी का संकट पहले पैदा कर चुकी थी। वहां कोई मर जाता है, उनका घाट है विष्णुप्रयाग। और जेपी के यहाँ गर्मियों के मौसम में मिन्नत करने जाना पड़ता है जयप्रकाश कंपनी के यहाँ कि महाराज हमारे यहाँ कोई आदमी मर गया है, मुर्दा जलाना है, थोड़ा नदी में पानी छोड़ दो। तो यार आज यही हालत यहाँ भी है, गंदा पानी पीने को, सड़ा हुआ पानी पीने को मजबूर है लोग। और मुझे याद आ रहा है कि ऐसे ही इसी जगह खड़े होकर के ये बात तो मैं पहले भी कह चुका हूं। यहाँ इस शहर में तो हम बहुत बार पहले भी कह चुके हैं कि ये जो परियोजनाएं हैं, ये जो यहाँ बन रही हैं, जिनका हमारे पानी पर कब्जा हो गया है, जो हमारे पानी पर काबिज हो गई हैं, जो हमारे पानी से बिजली बना करके बेचेंगी और उस बिजली में से हमको कुछ नहीं मिलेगा, 1 पैसे का नहीं मिलेगा। जब परियोजनाओं का समझौता होता है, जब परियोजनाओं का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, उसमें लिखा होता है कि ये परियोजना बनाने वाला राज्य को 12% बिजली मुफ्त में देगा। लोगों को बताया जाता है राज्य को 12% मिलेगी। आपको लगता है आपको मिलेगी, मुझको लगता है मुझको मिलेगी, आपको और मुझको नहीं मिलेगी। राज्य को मुफ्त में मिलेगी 12%, और वो भी राज्य हमको पैसे में देगा, हमको मुफ्त में नहीं देगा, हमको फ्री में नहीं देगा। लेकिन इसमें जो दूसरी बात है कि राज्य को 12% मुफ्त में मिलेगी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 88% बिजली जो है वो बिजली बनाने वाली कंपनी जिसको चाहेगी उसको बेचेगी। जैसे रेड्डी बिजली किसको बेचता है? रेड्डी उत्तराखंड सरकार को नहीं बेचता, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के साथ उसका समझौता है बिजली बेचने का। तो वो बिजली बेच करके करोड़ों रुपए कमाता है, करोड़ों का मुनाफा कमाता है, और हमारे हिस्से में सड़ा हुआ पानी आता है। और अब आपको डबल इंजन की सरकार ने तोहफा दिया है कि सड़ा हुए पानी के साथ
मीटर भी आपको तोहफा है, ये तोहफा कबूल कीजिए। आपने ऐसी सत्ता बनाई है, आपने ऐसी सरकार बनाई है, वो आपको ये तोहफे में दे रही है। ये डबल इंजन का डबल तोहफा है आपको, सड़ा हुआ पानी और पानी का मीटर, डबल इंजन का डबल तोहफा है, ये मिलने जा रहा है, ये मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस जोशीमठ की आपदा को याद रखिए, और वो सिर्फ हमारी आपदा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को ध्यान रखिए। वहां मरने वाले उत्तराखंड के लोग हैं, बड़ी तादाद में उत्तराखंड के लोग मरने वाले हैं, और लखीमपुर खीरी के लोग वहां मरे हैं। उत्तर प्रदेश, उसके बगल में मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम तक के लोग वहां मरे हैं। एक राष्ट्रीय स्तर की आपदा है वो, और कोई चर्चा है किसी बात की? कोई कह रहा है कि इतने लोग इतने दिनों तक क्यों नहीं खोजे जा सके हैं? सारी एजेंसियां लग गई, फौज भी लग गई, आईटीबीपी भी, एनडीआरएफ भी, एसडीआरएफ भी, और मैं आपको बताऊं मौके पर हम मौजूद थे। हम रोज प्रशासन से लड़ते रहे कि लोगों को ठीक से क्यों नहीं खोजा जा रहा है, और 4 दिन तक उस रेस्क्यू ऑपरेशन में उस सुरंग का नक्शा तक नहीं था। ऐसे करके रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उड़ करके पहले दिन पहुंच गया है। पूरी तो मुख्यमंत्री ने मारी। हमारे जो प्रगतिशील लोग भी हैं, उन्होंने भी कहा नहीं भाई, मुख्यमंत्री ने बहुत बढ़िया काम किया, बड़ा जबरदस्त कर दिया। तो ये उत्तराखंड में हो रहा है, इस पानी के साथ ये हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो बिजली की परियोजनाएं हैं, ये परियोजनाएं हमारे लिए नहीं बन रही हैं, ये परियोजनाएं हमारे लिए नहीं हैं, ये बड़े पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए है। उनको 88% बिजली बेचने का अधिकार देने के लिए है। हमारा पानी उनके हवाले करने की परियोजनाएं है, और ये परियोजनाएं हमारे सीने पर रखा हुआ एटम बम है, टाइम बम है, जिसकी घड़ी टिक 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 कर रही है। अभी ऋषि गंगा में फूटा है, अभी धौली गंगा में फूटा है, कल को किसी भी जगह फूटेगा, और इस विनाश के साक्षी फिर हम बनेंगे। और फिर कोई त्रिवेंद्र रावत वहां जाकर के खड़े होकर के कहेगा कि विनाश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए इस अवसर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, तुम्हारे घर से लाशें उठी होती, हम नहीं चाहते किसी के घर से लाशें उठे, तुम्हारे सीने पर अपने जवान बेटों के मरने का दुख होता, तो तुमको परियोजना बनाने वालों का नुकसान नहीं दिखाई दे रहा होता, अपनों के प्राणों की कीमत दिखाई दे रही होती। ये मैं कहना चाहता हूं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, केवल 3-4 बातें मुझे कहनी है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आपसे कहा कि मैं वहां उस दिवाली खाल के बैरियर पर मौजूद था। जिन साथियों ने उनका उस घटना का वीडियो देखा हो, जिन्होंने न देखा हो दोबारा देखें, आपको दिखाई दे जाएगा कि मैं कहां था और क्या कर रहा था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या हालत है बताइए। हम लोग राज्य के लड़ाई में थे, राज्य के आंदोलन में थे, तमाम बड़े लोग, मैठानी जी यहाँ बैठे हैं, अनिल स्वामी जी हैं, और उस समय बताया गया कि राज्य तो साहब हर सवाल का रामबाण औषधि है, राज्य हर सवाल का जवाब है। सड़क नहीं है, राज्य होगा तो सड़क होगी, पानी नहीं है तो राज्य होगा तो पानी होगा, बिजली नहीं है, राज्य होगा तो बिजली होगी, अस्पताल नहीं है तो राज्य होगा तो अस्पताल होगा। और आज राज्य बनने के 21वें साल में हम आप मिलकर के लड़ रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी क्यों नहीं दे रहे हो साहब, हमको पानी का मीटर क्यों लगा रहे हो, हमारे यहाँ रोडवेज का अड्डा क्यों नहीं चला रहे हो, हमारा मेडिकल कॉलेज ठीक से क्यों नहीं चल रहा है। आज हम इस बात के लिए लड़ रहे हैं। तो वहां जो हो रहा था, जिसको लेकर के दिवाली खाल में उतना बड़ा संघर्ष हुआ, क्या मामला था? कोई बात थी इतनी बड़ी लड़ाई की? मुख्यमंत्री ने घोषणा की, क्या घाट में जाकर के नंदप्रयाग घाट सड़क है 19 किलोमीटर। मुख्यमंत्री ने चुनाव के समय घोषणा की, पहले हरीश रावत ने घोषणा की, उसके बाद जब उपचुनाव हो रहा था, त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे, त्रिवेंद्र रावत ने लोगों से कहा कि मुझको वोट देना है, मुख्यमंत्री को वोट देना है, ये जो भाजपा के उम्मीदवार है इनको नहीं देखना है, मुझको देखना है, मैं 1.5 लेन सड़क बनाऊंगा। 2 मुख्यमंत्रियों की घोषणा है, और कितनी सड़क बननी है? 3 मीटर सड़क बननी है। 2 मुख्यमंत्रियों की घोषणा और आधा लेन सड़क नहीं बन रही है। ये कोई लड़ाई का सवाल है कि लोगों को लड़ना चाहिए? मुख्यमंत्री ने कहा, लोग कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी आपने तो कहा था, अब सड़क क्यों नहीं बन रही है? तो जवाब में क्या हो रहा है? जवाब में पहले पुलिस का सुपरिंटेंडेंट वहां लोगों को धमकाता है
कहता है गुंडा एक्ट लगा दूंगा अगर आंदोलन करोगे, और लोग पीछे नहीं हटते हैं। लोग ऐलान करते हैं कि हम जाकर के भराड़ीसैंण में सरकार का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री के सामने ये सवाल उठाएंगे कि मुख्यमंत्री जी आपकी घोषणा पूरी क्यों नहीं हो रही है। लोग पहुंचते हैं, हम जाते हैं, जंगल चट्टी पे रोका जाता है, संघर्ष होता है, पानी चलता है, लोग आगे बढ़ जाते हैं, और फिर दिवाली खाल के मोर्चे पर अचानक से लाठी चलती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस बात का जिक्र आया कि वहां क्या हुआ होगा, ऐसे ही थोड़ा पुलिस लाठी चलाती है, मैं बताता हूं वहां क्या हुआ। जिस समय लाठी चली उससे ठीक पहले मैंने उस भीड़ में पहले पानी की बौछारें लोगों पर चलाई गई, और लोग पानी की बौछार से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, पानी की बौछारों का असर नहीं हुआ। उसके बाद 1-1.5 घंटे लगातार धक्का मुक्की बैरियर पर होती रही, और जब 1-1.5 घंटा धक्का मुक्की करते हुए हो गया तो मैंने उस भीड़ में अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर के मैंने इंटेलिजेंस के लोगों से पूछा कि बताओ एसडीएम कौन है यहाँ। उन्होंने कहा था कि ये सज्जन है एसडीएम। मैंने उस एसडीएम से कहा कि जाकर के इनकी बात कराओ, ये कब तक धक्का मुक्की होती रहेगी। उस एसडीएम ने मुझसे कहा कि हाँ मैं जाता हूँ, मैं बात कराता हूँ। मैं ये बात कहकर के भीड़ में लौटा, वो एसडीएम पुलिस के साथ खड़ा हुआ, और उसके तुरंत बाद लोगों पर बर्बरता से लाठी चलाई गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ इंटेलिजेंस के लोग होंगे, यहाँ पुलिस के लोग होंगे, मैं इस बात को जोर देकर के इस मंच से कहना चाहता हूं, इस प्रदेश में क्या हालत हो गई आप समझिए कि पुलिस सोशल मीडिया में प्रचार करती हुई घूम रही है। पुलिस आजकल सोशल मीडिया जीवी है। इस प्रदेश के जो पुलिस के मुखिया हैं, इंटेलिजेंस के लोग बताएं, मैं कह रहा हूँ इस मंच से इस बात को, इस प्रदेश के जो पुलिस के मुखिया हैं, उनकी किताब है खाकी में इंसान अशोक कुमार साहब की। मैं कहना चाहता हूं डीजीपी साहब, जिस बर्बरता के साथ महिलाओं पर लाठियां चलाई गई, जिस बर्बरता के साथ महिलाओं को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, पहाड़ में ये पहली घटना है जबकि इस तरह से लाठियां चलाई गई। डीजीपी साहब की एक किताब है जिसका नाम है खाकी में इंसान। हम कहना चाहते हैं अशोक कुमार साहब, खाकी में इंसान तो ठीक है, पर खाकी में जो इंसान है उसके भीतर इंसानियत क्यों नहीं है, उसके भीतर हैवानियत क्यों है। और पुलिस प्रचार कर रही है सोशल मीडिया पर। आप बताइए इंटेलिजेंस के लोग, सरकार से मैं कह रहा हूं, उस बात को मैं इस मंच से फिर दोहरा रहा हूं, पुलिस ने क्या प्रचार किया। बोले पहले वहां पथराव हुआ, उसके बाद लाठीचार्ज करने की नौबत आई। मैं मोर्चे पर खड़ा था, वीडियो एविडेंसेस हैं, हम वहां जगह पर खड़े थे और पुलिस ने लाठी चलाई। मैं हटने को तैयार नहीं हुआ तो 4 पुलिसकर्मी मुझ पर धक्का और लाठी एक साथ चला रहे थे। और मैं इस मंच से चुनौती दे रहा हूं उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक को, डीआईजी गढ़वाल को, एसपी चमोली को, और उत्तराखंड पुलिस के तमाम उन फेसबुक पेज चलाने वाले एडमिन्स को, अगर आप में हिम्मत हो एक वीडियो एविडेंस ला करके दिखाओ कि जहां पहले पत्थर चला और फिर लाठी चलाने की नौबत आई। जब आप जानिए, जब वहां पत्थर चलने लगे तो एक पुलिस वाला अफसरों समेत पुलिस के तमाम 72 अफसर भाग खड़े हुए, कोई नहीं खड़ा हुआ। हम तो डंडा चला तब भी खड़े रहे, और हम खड़े हुए जनता के बीच में हमने हाथ खड़े करके कहा कि नहीं, पत्थर नहीं चलना चाहिए। और जब हम हाथ खड़े करके पत्थर पड़ते हुए उसके बीच में खड़े हो गए, जब लोगों ने हमको देखा, हम पर पत्थर मारना बंद किया, तब जाकर के पुलिस नमदार हुई। और आजकल वो पुलिस फेसबुक में रोज प्रचार कर रही है, नया नया झूठ कर रही है। पुलिस का काम है, भाजपा की आईटी सेल है पुलिस, ट्रोल आर्मी हो पुलिस वाले। तुम्हारे डीजीपी ने तुमको ट्रोल बना दिया है, इस काम के लिए हो तुम। रोज फेसबुक पर अभियान चलाओगे हमारे खिलाफ, तो ये सुन लो, अशोक कुमार साहब सुने और यहाँ के पूरे पुलिस सुने कि अगर ये फेसबुक अभियान चलेगा, तुमने लाठी चलाई, हमने खा ली, तुमने जो करना था किया, हमने बयान दे दिया, बात खत्म हो जाती। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि तुम ये ट्रोल बन करके सोशल मीडिया पर हमको हरा लोगे, तो ये बंद नहीं होगा। आखिरी तक जब तक पुलिस ये ट्रोल वाली हरकत बंद नहीं करेगी, तब तक हम भी बंद नहीं करेंगे। रोज नया खुलासा लाएंगे, रोज तुम्हारे झूठ का पर्दा। महिलाओं ने एक एडिशनल एसपी की वर्दी फाड़ी। आप झूठ का अंदाजा लगाइए कि महिलाओं ने एक एडिशनल एसपी की वर्दी फाड़ी। मैंने कल एक वीडियो लगाया है फेसबुक में, देखिएगा, वो दिवाली खाल की घटना का आखिरी वीडियो है।
वही एडिशनल एसपी राजेश भट्ट मेरे बगल में खड़े हैं जब मैंने कहा कि हमको गिरफ्तार करो, साबुत वर्दी के साथ खड़े हैं। वही एडिशनल एसपी मुझको बिठा करके लाए अपनी गाड़ी में, दिवाली खाल से जंगल चट्टी तक। उन्होंने कहा नहीं, हमने बड़ा जुल्म कर दिया आप पर, अब आप हमारी गाड़ी में बैठ करके चलिए। आप पर हमने लाठी चला दी और अब पुलिस घर जाती है षड्यंत्रकारियों की तरह, फेसबुक चलाती है। फेसबुक में अरे भाजपा वालों को, भाजपा की पुलिस नहीं है ये, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस नहीं है, त्रिवेंद्र सिंह रावत की पुलिस नहीं है, नरेंद्र मोदी की पुलिस नहीं है, ये जनता की पुलिस है। ये लोग टैक्स देते हैं, इनके टैक्स से तुम्हारे बाल बच्चे पलते हैं और पूरे प्रदेश में अभियान चला रहे हो। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप रोज लड़ते हैं, आप रोज संघर्ष करते हैं। कल को आपके खिलाफ भी ऐसा ही अभियान बनाया जाएगा, आपके खिलाफ भी इसी तरह का माहौल बनाया जाएगा कि ये तो देशद्रोही लोग हैं, देश तोड़ने वाले लोग हैं। बताओ तो, पुलिस इतनी मासूम है, इतनी भली भाली है, इतनी मासूम पुलिस है। पहले महिलाओं को दौड़ा दौड़ा करके पीटती है और फिर फोटो लगाती है फेसबुक पर कि एक महिला के सर पर पट्टी बांध रही है। अरे उसका सर फोड़ा किसने? पहले सर फोड़ते हो, फिर पट्टी बांधने का ढोंग करते हो, नाटक करते हो। तो ये जो इस प्रदेश के भीतर हो रहा है, इस बात पर बात करने की इसलिए जरूरत है, इसको इसलिए समझने की जरूरत है, इसकी सारी तहों को समझने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूं, मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि पुलिस लाठी ऐसे नहीं चलाती है, सही बात। जब तक राजनीतिक आकाओं का इशारा न हो तब तक, मैं पिछले 25 सालों के अपने अनुभव से जानता हूं कि जब तक राजनीतिक नेतृत्व का इशारा न हो, राजनीतिक आकाओं का इशारा न हो, तब तक आप विकट से विकट परिस्थिति किसी बैरिकेड पर पैदा कर दीजिए, पुलिस जो मर्जी हो जाए, लेकिन लाठी नहीं उठाएगी। लाठी कब उठाएगी? जब राजनीतिक आकाओं का इशारा होगा, जब ऊपर से कहा जाएगा कि इनको सबक सिखा देना है एक बार, इनका हौसला तोड़ के रख देना है एक बार। तो राजनीतिक आकाओं ने इशारा किया कि इनका हौसला तोड़ो, लेकिन त्रिवेंद्र रावत जी, हमारा हौसला तो टूटने से रहा। हाँ, हम आंदोलन जीवी लोग हैं। त्रिवेंद्र रावत ने कहा आंदोलन जीवियों से बच के रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, जिस प्रदेश की गद्दी को आप भोग रहे हैं, वो इन्हीं आंदोलन जीवी लोगों की बदौलत आपको प्राप्त हुई है। इस उत्तराखंड में तो आंदोलन करना हमारी फितरत है, हमारी परंपरा है, हमारी रिवाज है। हम उस बहादुर पुरखे चंद्र सिंह गढ़वाली के वारिस हैं जिसने फौज में भी आंदोलन करने की परंपरा को नहीं छोड़ा, जो अंग्रेजी फौज में निहत्थे हिंदुस्तानियों पर गोली चलाने को तैयार नहीं हुआ। हम तो उस बहादुर पुरखे चंद्र सिंह गढ़वाली के वारिस हैं, उसकी विरासत के वारिस हैं। नागेंद्र सकलानी और मोनू भरदारी की विरासत के वारिस हैं। हम उस रैणी की गौरा देवी के विरासत के वारिस हैं, जिस रैणी को तुमने तहस नहस कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। हम उस विरासत के वारिस हैं। हम 1994 को खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर और 1995 में श्रीयंत्र टापू पर शहादत देने वालों की विरासत के वारिस हैं। हमको ये कहने में फख्र है, हमारा सीना चौड़ा होता है। त्रिवेंद्र रावत को शर्मिंदगी होती हो तो उन्हें इस प्रदेश की सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस प्रदेश की सत्ता छोड़ देनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज के दिन पर पोस्टर लगा है ऋषिकेश से लेकर के गैरसैंण तक कि बातें कम और काम ज्यादा, 4 साल। और काम क्या है? ये जो आप बैठे हैं बता तो रहे हैं काम क्या है। पानी के साथ पानी का मीटर है, सड़ा हुआ पानी और उसके साथ सड़ा हुआ, उसके साथ महंगा मीटर, ये काम है। आप बता रहे हैं रोडवेज का अड्डा है, उसको बेच देना है। अस्पताल है, एक मेडिकल कॉलेज, उसके लिए हम सब लौटते रहते हैं समय समय पर। क्या हालत है अस्पतालों की, आप सोचिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं अस्पतालों की हालत के बारे में। पिछले 1 साल में अगर आप अखबार उठा करके देखेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर महीने में, 1 साल में अगर आप औसत निकालें तो हर महीने में कम से कम एक गर्भवती महिला की मौत हुई प्रसव प्रक्रिया के दौरान। हर महीने में, कभी पौड़ी में, कभी टिहरी में, कभी उत्तरकाशी में, कभी चमोली में, कभी पिथौरागढ़ में, कभी हल्द्वानी में।
और कैसे हुई मौत? इलाज नहीं मिला प्रसव के दौरान। और हम कहते हैं कि प्रसव के दौरान गर्भवती महिला की मृत्यु हुई। महिला क्या? 22 साल की लड़की, 23 साल की लड़की, 24 साल की लड़की, 25 साल की लड़की, बच्चा जन्मते हुए, एक बच्चे को दुनिया में लाते हुए इस दुनिया से उठ गई। क्यों? क्योंकि अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था कहीं नहीं थी, पूरे प्रदेश में कहीं नहीं थी। वो चाहे उसका नाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उसका नाम जिला चिकित्सालय हो, उसका नाम मेडिकल कॉलेज हो, सब जगह इलाज की हालत है। बातें कम और काम ज्यादा है। तो असल में हकीकत तो ये है कि न बात है, बात भी नहीं करके गए। और हम तो समझते थे कि हमारा राज्य होगा तो जमीन पर हमारा अधिकार होगा, हमारे लोगों का अधिकार होगा। लेकिन त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार ने जो बातें कम और काम ज्यादा की लिस्ट निकाली, उस बातें कम और काम ज्यादा में जो एक काम उन्होंने किया है कि देश के किसी राज्य में ऐसा कानून नहीं है, देश के किसी हिमालयी राज्य में कम से कम ऐसा कानून नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को वो जितना मर्जी चाहे उतना जमीन खरीदार हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश भूमि सुधार और जमींदारी विनाश अधिनियम में संशोधन करके पिछले साल त्रिवेंद्र रावत जी जो कानून लेकर के आए हैं, उसमें ये कह दिया गया है, हम तो कह रहे हैं कि जमीन पर हमारा अधिकार होना चाहिए, जमीन पर स्थानीय लोगों का अधिकार होना चाहिए, जंगल पर स्थानीय लोगों का अधिकार होना चाहिए, पानी पर स्थानीय लोगों का अधिकार होना चाहिए। और बातें कम काम ज्यादा वाले रावत जी कानून लेकर के आए हैं कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए जो भी चाहे वो जितना मर्जी चाहे उतनी जमीन खरीद सकता है। कोई चाहे कि ये पूरा का पूरा पहाड़ खरीदना है, औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर ये खरीदा जा सकता है। ये कानून त्रिवेंद्र रावत जी ने पास कराया है, ये कानून वो लेकर के आए हैं। ऐसा कानून किसी हिमालयी राज्य में नहीं है। बगल का हिमाचल प्रदेश है, हमारे यहाँ लोग हमेशा हिमाचल का उदाहरण देते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में कानून है कि कृषि भूमि किसी सूरत में भी गैर कृषि कार्यों के लिए नहीं बेची जाएगी। हमारे यहाँ त्रिवेंद्र रावत जी ने कानून बनाया कि कृषि भूमि को औद्योगिक प्रयोजन के लिए खरीदिए और अकृषि भी नहीं कराना पड़ेगा, अपने आप उसका प्रयोजन बदल जाएगा, उसका भू उपयोग बदल जाएगा। ऐसा कानून वो लेकर के आए हैं। तो आज के दिन पर ये प्रदेश जिनके हाथ है, उनके पास सत्ता की ताकत है, उनको ये गर्व है, उनको ये घमंड है, और इस घमंड में वो किसी भी हद तक बढ़े चले जा रहे हैं। इस गर्व में, इस दर्द में, जैसा इस देश में आप देख रहे हैं, इस देश में किसानों के बारे में ये सब खालिस्तानी है, ये सब तो माओवादी है, ये सब तो आतंकवादी है, और लोगों के बीच ये प्रचार है कि सब चीन इनको प्रायोजित कर रहा है, पाकिस्तान इनको प्रायोजित कर रहा है। इस देश में एक 56 इंच के सीने वाली सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है। और मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा बुद्धि भी खोले, सीना जितना भी चौड़ा खोल ले, लेकिन कुछ दिमाग के पट भी खोले, और दिमाग के पट खोल करके थोड़ा सोचे कि यदि किसी देश के भीतर ऐसी हालत हो कि दुश्मन देश किसी देश के भीतर हजारों नागरिकों को सड़क पर उतार कर खड़ा कर सकता हो, तो वो देश बचेगा, वो देश टिका रह सकेगा? तुमको शर्म नहीं आती? अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए, अपने सस्ते स्वार्थों के लिए, अपनी क्षुद्र राजनीति के लिए, अडानी अंबानी का हित पूरा करने के लिए तुम देश के किसानों को तरह तरह के लांछन लगा रहे हो। चीन तुम्हारी सीमाओं के अंदर घुसा चला रहा है, चीन ने गांव बसा दिया है, और प्रधानमंत्री के मुंह से चीन का नाम नहीं छूट रहा है, और किसानों पर लाठी डंडा पानी की बौछार और किलो की पैदावार सड़क पर कर रहे हैं, किलो की फसल उगा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं अपनी बात खत्म करते हुए कि इस देश में जो ये सत्ता का अहंकार है, और जो ये अहंकार है कि जो कोई सरकार के साथ नहीं है वो देश के खिलाफ है, मैं इस बात को कहना चाहता हूं। मैं इस बात को बार बार सारे मंचों से दोहराता हूं, जानबूझ करके दोहराता हूं, याददाश्त के आधार पर ही दोहराता हूं कि देश की सरकार होती है, सरकार का देश नहीं होता। ये जो बात है कि सरकार और देश पर्यायवाची है, सरकार और देश एक चीज नहीं है। हम इस देश के साथ हैं, और इस देश के लोगों के साथ हम खड़े हैं, और इस देश के लोगों के साथ खड़े होकर के इस देश के लोगों का उत्पीड़न करने वाले, इस देश के संसाधनों को बेचने वाली सरकार के खिलाफ हम पूरी ताकत से खड़े हैं। हम देश और सरकार को पर्यायवाची मानने से इनकार करते हैं। देश है जो सरकार बनाता है, सरकार देश नहीं बना सकती, सरकार जनता नहीं बना सकती। बहुमत लोग देते हैं, वो बहुमत बनाने वाले ये लोग हैं, ये लोग हैं तो बहुमत है।
बहुमत की वजह से ये लोग नहीं है। इसलिए ये जो गर्व है, ये जो दर्द है, ये जो घमंड है, इस घमंड से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बाहर निकलना चाहिए। और उसको बाहर निकालने का अगर कोई तरीका है तो हिंदुस्तान का किसान आंदोलन वो रास्ता दिखा रहा है। उस गर्व और दर्द से बाहर निकालने का अगर कोई तरीका है तो घाट के लोगों ने भी वो रास्ता दिखाया है। जो लाठी झेलने के बाद, डंडा झेलने के बाद, आज मुझे लोगों ने बताया कि वो जो महिला का फोटो आपने देखा होगा जिनके आंख पर चोट लगी हुई है, पुलिस के लोग उनके घर जाकर के, उस महिला के घर, बसंती देवी उनका नाम है, उनके घर जाकर के कह रहे हैं कि कहो कि पुलिस के डंडे से चोट नहीं लगी। इंटेलिजेंस के लोग घर जाकर के कह रहे हैं कि कहो कि पुलिस के डंडे से चोट नहीं लगी, पत्थर से चोट लगी है। ऐसी हरकतों पर पुलिस उतरी हुई है। हम ये कहना चाहते हैं, इस तरह की हरकतों से बाज आओ, हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। लाठी तुमने चला ली, भरपूर करके चला ली, मुझ पर भी चलाई, तन बदन पर सर से पैर तक चला करके देख ली। मैं खड़ा हूँ चौराहे पर भाषण देने के लिए, इतनी देर से फिर भी बोल रहा हूँ। वो घाट वालों पर जम करके चलाई, लोगों को तुमने दौड़ाया और लोग वहाँ धरने पर टिक करके बैठे हुए हैं। तुम्हारा लाठी डंडा पानी की बौछार फेल हो गई है। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है जनता के सामने घुटने टेकने के अलावा। और ये जो लड़ाई का मैदान है, ये जो संघर्षों का मोर्चा है, ऐसे ही संघर्षों के मोर्चे के जरिए आपकी जो तमाम मांगे हैं, उन मांगों को आप मनवा पाएंगे। लड़ाई के जरिए उत्तराखंड में हमने सब हासिल किया है। हमको तो विश्वविद्यालय मिला हो, हमको अस्पताल मिला हो, हमको सड़क बिजली पानी मिला हो, या हमको राज्य मिला हो, हमने सब संघर्षों के बूते ही हासिल किया है। और आगे भी जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयों के बूते मिलेगा, किसी सरकार की कृपा से नहीं मिलेगा। इसलिए यदि कुछ मजबूत करना है तो कांग्रेस को और भाजपा को मजबूत नहीं करना है। मजबूत यदि कुछ करना है तो लड़ाई का मोर्चा मजबूत करना है, संघर्षों का मोर्चा मजबूत करना है। लड़ाई का मोर्चा मजबूत रहेगा, संघर्षों का मोर्चा मजबूत रहेगा, आंदोलनों का मोर्चा मजबूत रहेगा तो निश्चित ही आपकी जीत होगी, जनता की जीत होगी। वरना किसी त्रिवेंद्र और हरीश रावत की जीत तो होती रहती है। तो आपकी जीत हो, लड़ाई का मोर्चा मजबूत हो, संघर्षों का मोर्चा मजबूत हो। इस उम्मीद के साथ आप सभी ने मेरी बात इतनी देर तक सुनी, मैं आपका आभारी हूँ, स्वामी जी का आभारी हूँ जिन्होंने अवसर मुझे दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद इंद्रेश जी, आपने आंकड़े रखा और इसी क्रम में